हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है हमारा संविधान के भाग, अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ। ठीक है, तो जिसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में दृष्टि की गणना से कितने आर्टिकल हैं। तो गणना की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो हमारे कितने आर्टिकल हैं, लगभग 465 आर्टिकल हैं। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आरंभ में अनुच्छेद तथा वर्तमान में भी क्रमांक अनुसार अनुच्छेद हैं, तो कितने हैं, 395। वैसे 395 है, स्टार्टिंग में भी 395 थे, आज भी 395 है, लेकिन इसके सब पार्ट जोड़ दिए गए हैं, इसलिए 465 हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, 12, लेकिन स्टार्टिंग में कितनी थी, 8। स्टार्टिंग में थी 8 और फिर क्या किया है, संविधान संशोधन किया गया, जिसके बाद में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची हमको जोड़ दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आरंभ में अनुसूचियाँ कितनी थी, 8। देखो मैंने अभी बताया आपको, सही कथन बताना है। भारत में संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है, कितने विभाजित किया गया है, 22 भागों में। ठीक है, लेकिन अगर हम उनको गणना करेंगे तो कितने भाग हैं, 25 हैं। तो क्या कर दिया गया, 22 भागों के अंदर भी पार्ट्स डिवाइड कर दिए गए। ठीक है, जैसे 9A, 9B, तो इस तरीके से और भी हैं। फिर उनको अगर हम काउंटिंग करेंगे तो कितने काउंट हो जाएंगे, 25 काउंट हो जाएंगे। नेक्स्ट, मूल संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थे। तो कितने भाग थे, 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियाँ थी, 8 अनुसूचियाँ थी। मेरे साथ बोलते हुए चलिए, बोलने से याद होता है। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है, वे कौन से भाग में, भाग 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मैच करना है। नागरिकता क्या हो, यहाँ पे सारे सही मैच ही दिए हुए हैं। नागरिकता किस में है, संविधान के भाग 2 में है। मौलिक अधिकार किस में है, भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है। संघ किस में दिया हुआ है, संविधान का भाग 5 में दिया हुआ है। और राज्य संविधान का भाग 6 में दिया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सुमेलित क्रम इस प्रकार है। इसमें भी क्या दिया हुआ है, सूची 1 और सूची 2 दिए हुए हैं। जैसे जैसे नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 में बताया गया है। नागरिकता भारतीय संविधान के का भाग 2 में। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का भाग 3 में। और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323A में बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, सही सुमेलित करना है हमको। कुछ प्रावधान दिए हुए हैं इधर और कुछ यहाँ संविधान के भाग दिए हुए हैं, तो ये बताना है कौन सा भाग, कौन सा प्रावधान किस किस भाग के अंदर आता है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसके अंदर आते हैं, भाग 4 के अंदर आते हैं। संघ राज्य क्षेत्र कौन से भाग के अंदर आता है, भाग 8 के अंदर। पंचायत, पंचायत किसके अंदर आता है, भाग 9 के अंदर। नगर पालिकाएँ भाग 9A के अंदर। निर्वाचन भाग 15 के अंतर्गत। अधिकरण भाग 14A के अंतर्गत। सहकारी समितियां किसके अंदर आती हैं, भाग 9B के अंतर्गत। और संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 के अंतर्गत। और आपात उपबंध किसके अंतर्गत आते हैं, भाग 18 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी के संबंध में उपबंध है, कौन से भाग में है, भाग 5 में। अनुच्छेद कौन सा है, 76 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। भाग 16 किससे है, कुछ वर्गों के विशेष उपबंधों से संबंधित है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राजभाषा प्रावधान है, कौन से भाग में दिए हुए हैं, भाग 17 में। नेक्स्ट, संविधान में भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम संबंधी उपबंध है, कौन से भाग में, भाग 13 में है। हमारे संविधान का वह भाग जिसमें 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है, तो कौन सा है भाग, भाग 9। भाग 9 में क्या दिया हुआ है, हमारा पंचायतें दी हुई हैं।
नेक्स्ट देखते हैं, संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में उल्लेख है। विधायी संबंध मतलब लेजिस्लेचर पावर। भारतीय संविधान के भाग 11 के अध्याय 1 में हमारा क्या दिया हुआ है, विधायी संबंध दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से वह अनुसूची जो राज्यों के नामों की सूची तथा उसकी राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो कौन सी अनुसूची है? सूची 1। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना है तो संवैधानिक किस अनुसूची में अवश्य संशोधन किया जाना है? कौन सी अनुसूची में संशोधन करेंगे? अनुसूची 1 में। भारत संविधान की 4थी अनुसूची विवेचित करती है, किसको करती है? राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, मतलब राज्यसभा में जो स्थान दिए जाएंगे उनके आवंटन को कौन सी अनुसूची में आते हैं? अनुसूची 4 में आते हैं। यदि भारत संघ के नए राज्य का सृजन करना है तो संविधान की अनुसूची में से जिस एक को अवश्य संशोधित करना है। तो कौन सी अनुसूची है? हमने पहले ही पढ़ा है, अनुसूची 1। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की 3 अनुसूची संबंधित है। तो 3rd अनुसूची के बारे में बात कर रहा है। तो इसमें क्या है, संघ के मंत्रियों के लिए पद की शपथ का प्रारूप इसी में दिया हुआ है। 2nd, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप भी इसी में दिया हुआ है। 3rd, संसद के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप भी इसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान में दिया गया है, अनुच्छेद 60 में। नेक्स्ट बताना है, एक जगह अनुसूची दी हुई है, दूसरी जगह विषय दिए हुए हैं। तो जो 4th अनुसूची है उसके अंतर्गत क्या आता है? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। 6th अनुसूची के अंतर्गत आता है जो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्र हैं उनसे रिलेटेड प्रोविज़न किस में दिए गए हैं? अनुसूची 6 में दिए गए हैं। अनुसूची 8 में क्या दी हुई है? भाषाएं दी हुई हैं। और अनुसूची 9 में क्या दिया हुआ है? भूमि सुधार अधिनियम दिए हुए हैं। 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? विधायी शक्तियों का वितरण, मतलब संघ, राज्य एवं समवर्ती सूचियाँ। इसके अंतर्गत 7th जो शेड्यूल है इसमें क्या दिया हुआ है? हमारी विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है। संघ, राज्य और समवर्ती सूचियाँ इसी के अंतर्गत आती हैं। 8th अनुसूची में क्या है? भाषाएं हैं। पहले भी देखो, देख लीजिए कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। 9वीं अनुसूची में क्या है? कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। और 10th अनुसूची में क्या दिया है? दल परिवर्तन के आधार पर निर्हरता, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन किसके अंदर दी गई है? हमारी जो दल बदल करते हैं ना, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो वो किस में दिया हुआ है? 10th अनुसूची में है। उनके डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड प्रोविज़न 10th शेड्यूल में दिए हुए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। कौन सी में किया गया है? 9वीं अनुसूची में क्या में आता है? 9वीं अनुसूची में क्या है? राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करना। प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल में संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया, कौन किसके अंतर्गत किया गया था? जब जवाहरलाल नेहरू जी थे तब उनके कार्यकाल में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। कोहेलो केस भारत के संविधान किस अनुसूची से संबंधित है? कोहेलो केस किससे रिलेटेड है? हमारा 9th शेड्यूल से रिलेटेड है। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय किसके अंतर्गत आता है? हमारे समवर्ती सूची में आता है। समवर्ती सूची वो सूची होती है जिस पर आपका सेंट्रल और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हमें सही सम्मिलित करना है। संघीय सूची में कितने सब्जेक्ट्स हैं? 97, ठीक है। वर्तमान में गणना के अनुसार कितने आते हैं? 98। राज्य सूची में 66 थे, लेकिन अब वर्तमान में कितने हैं? 59 है। समवर्ती सूची में 47, लेकिन वर्तमान की गणना के अनुसार कितने हैं? 52 हैं। याद रखना है आपको सबको ये। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की सूची में रखा गया है। किस में रखा गया है? समवर्ती सूची में रखा गया है। नेक्स्ट है, समवर्ती सूची का विषय है आपराधिक मामले। जो आपराधिक मामले होते हैं इस पर सेंट्रल और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। तो समवर्ती सूची में क्या क्या आता है? जैसे कुछ सब्जेक्ट्स हमको याद रखने हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सब्जेक्ट दे देते हैं तो पूछ लेता है कि ये बताइए कि किस सूची में आता है। ये अपशिष्ट में आता है, आपके संघ में आता है, राज्य में आता है, समवर्ती में आता है, तो हमें याद रखना है, ठीक है। तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये किस में आता है? समवर्ती सूची। मतलब इसके ऊपर सेंट्रल और स्टेट को दोनों को ही काम करना होता है, मतलब दोनों इस पर लॉज बना सकते हैं। सही सम्मिलित करना है, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य किसके अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत आता है। जनगणना का विषय संघ सूची में है। और राज्यसभा में सीटों का वितरण
कौन सी अनुसूची में? 4th में। और दल विद्युत का जो विरोध जो नियम है वो कौन से अनुसूची में है? 10th अनुसूची में। ये सारी चीज़ हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, समवर्ती सूची में क्या आती है? शिक्षा हमारी समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानित किया गया। कौन से संशोधन के द्वारा? 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था उसके द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में ट्रांसफर किया गया। भारतीय संविधान के जिस संशोधन से वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानित कर दिया गया वो कौन सा आपका संशोधन है? 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। नेक्स्ट है सही मेल करना है हमको। इधर कुछ विषय दिए हुए हैं, इधर कुछ सूचियाँ दी हुई हैं। हमारा वन किस में आता है? समवर्ती सूची में आता है। डाकघर, बचत बैंक किसके अंतर्गत आता है? संघीय सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, वन किसके अंतर है? समवर्ती सूची के अंतर्गत। डाकघर, बचत बैंक किसके अंतर्गत? संघीय सूची के अंतर्गत। जन स्वास्थ्य राज्य सूची के अंतर्गत। शेयर बाजार आपका आता है संघीय सूची के अंतर्गत। अभी इधर भी कुछ मैच करने हैं सब्जेक्ट्स। ठीक है, केंद्र सूची में जनगणना आता है, पहले पढ़ा है हमने। राज्य सूची में पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। समवर्ती सूची में क्या क्या आता है? जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन किसके अंतर्गत है? समवर्ती सूची के अंतर्गत है। और अवशिष्ट विषय हमेशा क्या होते हैं? केंद्र के अधीन होते हैं। तो जैसे जब ये शेड्यूल्स बनाए गए थे, जैसे संघ, राज्य, समवर्ती, उस टाइम पे अवशिष्ट के बारे में हमको नहीं पता था। अवशिष्ट शक्तियाँ ऐसे जो आने वाला टाइम में इमर्ज हो सकती हैं। ठीक है, तो जैसे कि बाद में क्या हुआ? आंतरिक अनुसंधान का विषय भी निकल कर आया, तो किसके अंतर्गत आएगा? ये केंद्र के अंतर्गत। सही नेक्स्ट कथन है, सही कथन है। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। सही बात है। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण न्यायपालिका द्वारा किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। अगर भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया किसी विषय को, तब भी उसका क्या हो सकता है? जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के वे प्रावधान जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, कौन कौन से डालते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी डालते हैं। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, बिल्कुल। 5वीं अनुसूची 5th शेड्यूल में भी शिक्षा के बारे में दिया हुआ है, 6th शेड्यूल में भी दिया हुआ है और 7th शेड्यूल में भी दिया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के संविधान की एक अनुसूची जिसमें दल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है, कौन से में? 10th शेड्यूल में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में उल्लेख है। किस किस का उल्लेख है? बैंकिंग का, बीमा का और जनगणना का। कृषि तथा गैस और गैर संकर्म विषय है राज्य सूची में। वह विषय जो भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित है, कौन से हैं? शिक्षा भी है संघ सूची से, विदेशी मामले संघ सूची से तथा रेलवे भी संघ सूची से संबंधित है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में उल्लेख है किसका? रेलवे पुलिस को किसके अंतर्गत आती है? आपकी राज्य सूची के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट, पंचायती राज विषय सम्मिलित है, किसमें आता है? पंचायत राज्य सूची का विषय है। वह विषय जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती सूची में सम्मिलित है। दंड प्रक्रिया संहिता किसके अंतर्गत आती है? 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में आती है। विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए हैं, अनुसूची 3rd की समवर्ती सूची में। नेक्स्ट, सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार उल्लेखित है, किसके अंतर्गत? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत है। ठीक है, भूमि सुधार किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। संविधान की वह अनुसूची जिसके अंतर्गत जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है, कौन सी अनुसूची के अंतर्गत? 5वीं अनुसूची के अंतर्गत। भारत के संविधान में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है, 5वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची जिन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधित है वे कौन से हैं? 6ठी अनुसूची किसके अंतर्गत है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रशासन से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची के उपबंध किए गए हैं। अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए क्या किसमें है? 5वीं और 6ठी अनुसूची में दिया गया है। नेक्स्ट है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती
राज्य से। संविधान की 11वीं अनुसूची में सम्मिलित विषयों की संख्या कितनी है? 29 सब्जेक्ट्स आते हैं। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कल लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के अंतर्गत आता है। कौन से के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 117 में क्या दिया हुआ है कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई भी विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध दिए गए हैं। किसके अंतर्गत दिए गए हैं? अनुच्छेद 117 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत? 312 में। अंतरराज्यीय जो व्यापार है एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता नियत की गई है। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 301 के अंतर्गत। सही सम्मिलित करना है। अंतर राज्य परिषद अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 के अंतर्गत। आपको सही सम्मिलित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत का निर्वाचन आयोग कौन सा आर्टिकल में आता है? 324 में आता है। अनुच्छेद 39A किसके अंतर्गत आता है? में क्या दिया हुआ है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, बिल्कुल। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 44 में क्या दिया हुआ है? न्याय नहीं, समान नागरिक संहिता, जिसे आप क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड भी कहते हैं। अनुच्छेद 50 में क्या है? न्यायपालिका एवं कार्यपालिका से, न्यायपालिका का कार्यपालिका से क्या है? पृथक्करण, मतलब दोनों क्या है? अलग अलग पृथक्करण है, मतलब दोनों का अलग अलग अपना एरिया है कार्य करने के। सही सम्मिलित करना है। अनुसूची 1 और अनुसूची 2। इधर अनुच्छेद दिए हुए, इधर दिए हुए विषय। तो अनुच्छेद 124 में क्या आता है? संघीय न्यायपालिका 124 में आता है। आर्टिकल 5 किससे डील करता है? नागरिकता से। अनुच्छेद 352 आकस्मिक प्रावधान, जैसे कहते हैं इमरजेंसी प्रोविजन, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल आता है। अनुच्छेद 245 विधायी शक्तियों का वितरण। सही सम्मिलित करना है आपको। इधर सूचियां हैं, इधर अनुसूची 2 है। तो अनुच्छेद 14 में क्या दिया? समानता का अधिकार। अनुच्छेद 36 में दिया हुआ है राज्य की परिभाषा, मतलब डीपीएसपी में डीपीएसपी है। अनुच्छेद 74 मंत्री परिषद। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया किसके अंतर्गत आता है? 368 के अंतर्गत आता है। आपको सही सम्मिलित करना है। अनुसूची 1 अनुसूची 2। विधानतः नए राज्यों को सम्मिलित करना अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आता है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में आता है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111 के अंतर्गत आता है। सही सम्मिलित करना है हमको। इधर 2 अनुसूची दी हुई हैं, अनुसूची 1 और अनुसूची 2। इधर कुछ आपको आर्टिकल्स दिए हुए हैं, इधर उसमें बताया गया है कि इसके अंतर्गत क्या आता है। तो पहले में देखते हैं अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में आता है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति आर्टिकल 75 में आती है। अनुच्छेद 175 में क्या आता है? राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति 155 में आता है, सॉरी। अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 170 राज्य विधानसभाओं की संरचना। नेक्स्ट है अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 67 ख में आता है उपराष्ट्रपति को हटाना। आर्टिकल 94 में स्पीकर को हटाना और आर्टिकल 90 है राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। अनुच्छेद 323 ए में आता है प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 324 में आता है निर्वाचन। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सदस्यों के लिए आरक्षण इसमें आता है अनुच्छेद 330 में। अनुच्छेद 320 के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के कार्य। अनुच्छेद 280 में आता है वित्त आयोग। अनुच्छेद 360 में आते हैं वित्तीय आपात। ये सारे आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 371 क में आता है नागालैंड, मतलब इसमें क्या है कुछ विशेष प्रोविज़न दिए हुए हैं इनके लिए, इनको स्पेशल पावर दी हुई हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 371 क में आता है नागालैंड। 371 ख में आता है असम। 371 ग में आता है मणिपुर। 371 घ में आता है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। इधर कुछ संस्थान दिए हुए हैं, इधर अनुच्छेद दिए हुए हैं, ठीक है।
तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखक, जिसे हम कैग भी बोलते हैं, परीक्षक। और आर्टिकल 148 में आता है संघ लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 315 में। आपात स्थिति की घोषणा आर्टिकल 352 में। अखिल भारतीय सेवाएं आर्टिकल 312 में। संवैधानिक संशोधन किस में आता है? आर्टिकल 368 में। और अंतर्राज्यीय परिषद आर्टिकल 263 में। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 17। ठीक है, अनटचेबिलिटी का अंत करना है इसमें। और आर्टिकल 78 क्या है? राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। कौन से आर्टिकल में है? 78 में। आर्टिकल 352 में क्या दिया हुआ है? आपात स्थिति की घोषणा किस में है? 352 में। अनुच्छेद 192 में राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निहर्ताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय किस कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 192 के अंतर्गत आता है। अब कुछ और आर्टिकल्स देखते हैं। आर्टिकल 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। कौन सा आर्टिकल है? 215। आर्टिकल 222 किसी न्यायाधीश का एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं तो कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 222 के अंतर्गत। आर्टिकल 226 विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। आर्टिकल 227 कहता है सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का जो प्रावधान है वो कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 241 के अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 75 आई में क्या दिया हुआ है? केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति दी हुई है। अनुच्छेद 76 में दिया हुआ है भारत का महान्यायवादी। आर्टिकल 131 में दिया हुआ है सार्वजनिक न्यायालय का क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट कार्य करने का अधिकार आर्टिकल 41 में दिया हुआ है। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति आर्टिकल 42 में दी हुई है। शैशव पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए शिक्षा का व्यवस्था आर्टिकल 45 के अंतर्गत आता है। देखिए आपने ये कितने सारे आर्टिकल्स हैं और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट अगेन कह रही हूँ, इनको अच्छे से याद करना है आप सभी को, सही सम्मिलित करना है। पंचायत कौन से आर्टिकल? भाग 9 के अंतर्गत। न्यायपालिका भाग 9 के अंतर्गत। सहकारी समितियाँ भाग 9 के अंतर्गत। और अधिकरण किसके अंतर्गत आता है? भाग 14 के अंतर्गत। भारत के संविधान में 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार की भातृत्व का उल्लेख किया गया है। ये क्या है? प्रस्तावना में। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत प्रतिबिंबित होता है किसमें प्रतिबिंबित होता है? उद्देश्य का मतलब प्रस्तावना में। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक विषय वस्तु स्थिति जब संविधान लागू था तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। नेक्स्ट देखते हैं भारत संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किया गया है भारत तथा इंडिया के नाम से। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के संबंध में शब्दों का सही क्रम क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। तो इस सीक्वेंस में क्या दिए हुए हैं आपको? ये वर्ड्स लिखे हुए हैं किसमें? हमारी प्रस्तावना में। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द हैं। तो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उसमें क्या है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता क्या हुई है? 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना क्या बताती है? कि भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। बंधुत्व, प्रभु संपन्नता, अखंडता में से वह शब्द जो 1975 में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। क्या नहीं था? अखंडता नहीं थी। बाकी सारे क्या थे? इसमें थे। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को घोषित किया गया है एक सार्वभौम, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणतंत्र। नेक्स्ट स्टेटमेंट है संविधान की उद्देशिका के संबंध में सही कथन बताना है। पहला स्टेटमेंट है पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना है। स्टेटमेंट सही है। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि अगर हमें कास्टिज्म का सिस्टम हटाना है तो ये पंडित नेहरू, ठाकुर, ये सब क्यों आगे मेंशन किए थे? आज तक मुझे नहीं समझ में आया। पंडित नेहरू क्यों लिखा जा रहा है? नेहरू भी तो लिखा, नेहरू जी भी लिखा जा सकता था, जवाहरलाल नेहरू जी भी लिखा जा सकता था। अपनी राय ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा। सेकंड स्टेटमेंट कहता है इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। ये बात भी सही है। थर्ड कहता है संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द
नहीं कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। फोर्थ है इसका संशोधन किया जा सकता है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, यह लागू नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट हुआ था, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है वह शब्द जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारत संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, ठीक है। कौन कौन से नहीं थे उस टाइम पर, ना समाजवादी था, ना पंथ निरपेक्षता, ना ही अखंडता थी। ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जुड़े हुए थे, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। नेक्स्ट, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है, क्या सुनिश्चित करना है, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, ठीक है। नेक्स्ट, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नेक्स्ट, अवसर की समानता तथा व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ये सब क्या है, हमारा भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य है। नेक्स्ट है कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन दिया हुआ है हमारा, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणतंत्रात्मक गणराज्य है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कारण दिया है इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है, ये स्टेटमेंट भी सही है। और कथन और कारण आपस में एक दूसरे की सही व्याख्या कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है, भारत में वंशागत शासन नहीं है, मतलब हायरार्की नहीं चली आ रही है, मतलब राजा का बेटा राजा नहीं है। यहाँ पे क्या होते हैं, चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद ही हम क्या करते हैं, अपना राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को चुनते हैं, ठीक है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। नेक्स्ट है, हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में किया गया है, कहाँ पे किया गया है, संविधान के प्रस्तावना में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, सभी व्यक्ति संपूर्ण और समान रूप से मानव है, क्या है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से क्या है, मानव है। यह सिद्धांत जाना जाता है किससे, सार्वभौमिकतावाद। सार्वभौमिकतावाद क्या कहता है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से क्या है, मानव है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है, कौन सा, धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या व्यक्त करता है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, भारत में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत क्या करता है कि सभी जो धर्म है उनको समान मानता है। नेक्स्ट है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष प्रभुत्व संपन्न और लोक कल्याण में से भारत के संविधान की उद्देशिका नहीं है, क्या नहीं है, लोक कल्याण। तो ये जितने भी शब्द दिए हुए हैं इनमें से लोक कल्याण में क्या है, संविधान की उद्देशिका में नहीं लिखा हुआ है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णन नहीं है, किस चीज़ का वर्णन नहीं है, आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित क्या नहीं है, धार्मिक न्याय का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना के कथन सही है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए हैं। नेक्स्ट है हमारा, संविधान का वह भाग जो उसकी आत्मा कहलाता है। आत्मा क्या कौन कहलाता है, उद्देशिका इसकी आत्मा कहलाती है, लेकिन बी आर अम्बेडकर के अनुसार आर्टिकल 32 क्या है, संविधान की आत्मा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक की कुंडली कहा, किसने कहा, के एम मुंशी जी ने कहा। नेक्स्ट, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है, किसने कहा है, बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। बीरूबारी, सज्जन सिंह, गोलकनाथ और केशवानंद भारतीयवादों में से किस वाद के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम ये घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है, नहीं है पूछा है, ठीक है। तो बीरूबारी वाद ऐसा था जिसमें बोला कि जो हमारी प्रस्तावना है वो क्या है, जो उद्देशिका मतलब वही संविधान का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, कौन से केस में, भाग है, ठीक है, भाग है किसने बताया था, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में, और भाग नहीं है किसने बताया था, बीरूबारी वाद में। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने
ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? कौन से केस में? केशवानंद भारती विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकारा है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का उपबंध किया गया है। आर्थिक न्याय का उपबंध किसमें किया गया है? उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। ठीक, इसमें मूल अधिकार में, डीपीएसपी में, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी भी कहते हैं, एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। कौन करता है? संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करती है। नेक्स्ट, भारत के संविधान की उद्देशिका में व्यवस्था की गई है। 3 प्रकार के न्यायों की व्यवस्था भारत के संविधान की उद्देशिका में की गई है। भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है, किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में दिए गए आमुख के संदर्भ में सही कथन बताना है। इसे न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही बात है। ये महत्वपूर्ण है और इसकी उपयोगिता है, बिल्कुल सही है। शासन करने के उद्देश्य को उल्लेखित करता है, सही बात है। और संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है, ये भी सही बात है। और नेक्स्ट है, सही कथन में बताना है कि सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, ये स्टेट भी सही है गाइज। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम हमारा है शासन प्रणाली। गाइज, मैं आपसे सबसे एक बात कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ सपोर्ट अस। ठीक है, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो, लेक्चर सही लगा हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ये छोटा सा निवेदन है आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।